हेलो। जो आपके पास ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एडजंक्ट्स के जो दो वीडियोस आपको मिले थे, उसमें एक डिस्कशन अभी बाकी था और वो डिस्कशन था कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब हम लोगों ने एडजंक्ट्स क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, कैसा कंप्लीमेंट होता है, वो सब हम लोगों ने बात किया था। लेकिन आप ध्यान दो कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा नहीं की थी। अब आप एक बात समझो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो मैं इसको वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला पार्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा, वो उसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मानते हैं। वर्ब के बाद आने वाले पार्ट को हम लोग वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद। लेकिन ये वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तो होता नहीं है। सो इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। उस प्लेसमेंट पे जाने के पहले मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि ऑब्जेक्ट का मतलब, हमें जो आदत पड़ी हुई होती है कि, और ये सब चीजों में लागू होता है, कंप्लीमेंट में भी लागू होता है। हम लोगों ने देखा था कि वाज का कंप्लीमेंट पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। तो वैसे ही तुम्हारे वर्ब के भी, अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये पूरा सेंटेंस भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। अब जैसे आई सॉ अ मैन लिखा मैंने, तो चूंकि ये सी के व्हाट का या हुम का जवाब दे रहा है, तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि बहुत आसानी से मान लेंगे कि मैन इस सी का ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं लिखूं आई सॉ दैट ही इज वीपिंग, इस इज के जगह पे अगर वाज वाज कर देना चाहिए, चलो ठीक है, ही वॉज वीपिंग, तो आपका ये दैट वाला क्लॉज भी, ये सेंटेंस भी इस सी के व्हाट का जवाब दे रहा है। तो ये वाला सेंटेंस तुम्हारा इस सॉ का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो दोनों तरीके से बनता है। वर्ड भी हो सकता है, अगर मैन से जुड़ा हुआ कोई फ्रेज भी होता है तो वो भी तुम्हारा को ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई सॉ मैन, अगर मैं यहां पे लिखूं हु वॉज वीपिंग, तो आप ये बोल सकते हो कि उस मैन के साथ आगे लगा हुआ जो पूरा सेंटेंस है, रिलेटिव क्लॉज, वो इस मैन का डेफिनेशन है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो पार्ट है ये एडजेक्टिव है। मैं थोड़ा सा प्रीमेच्योर बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग को एडजेक्टिव पढ़ना होगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन का एंटिटी बताएगा, वो उसको एडजेक्टिव मानेंगे हम। ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस इसका एंटिटी बता रहा है या इसको लिमिट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये इस मैन का एडजेक्टिव हो गया और ये मैन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये दिमाग में मत रखिए कि अब एडजेक्टिव या कंप्लीमेंट या कोई भी सेक्शन कोई एक वर्ड होता है। बचपन में ठीक था, लेकिन अब ये कुछ भी हो सकता है जो वो, और इसी को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था जो डेफिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइड इनटू 8 कैटेगरीज। उनको उनके फंक्शन के आधार पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन जो था 8 भागों में बांटते हैं। तो अगर ये वर्ड इसका आइडेंटिटी या मॉडिफाई करके, अगर इसको मॉडिफाई कर रहा है,
तो ये जो सेंटेंस है वो उस मैन का एडजेक्टिव है। अगर मैंने बोला कि वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। अब फॉर दैट मैटर आप अगर देखो तो अगर मैं आई सॉ अ मैन को पैसिव बनाऊं तो आप लिखोगे अ मैन वॉज सिन बाय मी। आप ऐसे बनाओगे। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा, वर्ब का पैसिव फॉर्म चेंज किया और एजेंट के साथ आपने बाय लगा दिया। अगर इसको बनाना होगा दैट ही वॉज वीपिंग वॉज सीन बाय मी। ये भी पैसिव सही है। जैसे हमने मैन को यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे रखा, वहां पे इस बार पूरे सेंटेंस को रखूंगा मैं सब्जेक्ट की जगह पे। क्या दिक्कत है? कन्वेंशनल पैसिव वॉइस चेंज में हम बोलते हैं इट वॉज सीन दैट, आप लगाना चाहते हो इट वॉज सीन बाय मी दैट, आप वैसे भी बना सकते हो। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, और अगर ये पॉसिबिलिटी सही है और 100% सही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का एक वर्ड के हिसाब से बांधना स्कूल स्टफ है, और आपको फंक्शन के बेस पे देखना चाहिए रादर देन आप किसी वर्ड की तरह उसको देखोगे। चलो अब आप ध्यान देना, प्लेसमेंट की बात हो रही है। जब भी हम लोग प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे, और ऑब्जेक्ट में आपको जो मुझे डिस्कस करना था वो ये नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट में जिस दिन हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, और वॉइस का पूरा वीडियो आगे मैंने अपलोड कर दिया है, वॉइस का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन अपलोड है मेरे चैनल पे। 6 या 7 वीडियोस में मैंने वॉइस को पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसको, अगर वॉइस में कंसेप्ट में दिक्कत होगी तो आप उसको देख लो। आपके पास प्लेसमेंट के हिसाब से जब भी बात आएगी तो आपका प्लेसमेंट दो तरह का होगा, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट के प्लेसमेंट की बात की थी, वैसे ही ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की बात होगी। आप याद करना कि सब्जेक्ट का एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट, ये एट्रीब्यूटिव मतलब बिफोर अपने रिलेटेड वर्ड से, और इसका मतलब आफ्टर। तो सब्जेक्ट का कनेक्शन था वर्ब से, तो वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट रखा जाएगा तो एट्रीब्यूटिव, वर्ब के बाद रखा जाएगा जिसमें हम लोगों ने इन्वर्सन आदि पढ़ा था, तो वो प्रेडिकेटिव था। तो वहां पे एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट सब्जेक्ट का नेचुरल था, और ये प्रेडिकेटिव पार्ट अननेचुरल था जिसके लिए हमको पढ़ना पड़ा। सेम वे याद रखिए कि प्रीपोजिशन या वर्ब का प्रेडिकेटिव, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रेडिकेटिव प्लेसमेंट नेचुरल है। ये नेचुरल है, और हमें सीखना क्या है, एट्रीब्यूटिव, कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट वो उसके बाद नहीं आके उस प्रीपोजिशन या वर्ब के पहले आए। ये हमें सीखना है अपने एट्रीब्यूटिव में। ये जैसे जानते हैं आई बॉट अ पेन, आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन। आप ये ध्यान रखो, इस बॉट का ऑब्जेक्ट अ पेन है, उसके बाद आया प्रेडिकेटिव है, टू का ऑब्जेक्ट अ पर्सन है, तो वो प्रेडिकेटिव में चला गया। ये नॉर्मल है। अब ये इसके एट्रीब्यूटिव की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके एट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हैं कि ये एट्रीब्यूटिव कैसे प्लेसमेंट होगा। द फैक्ट इज देयर कि जब ये एट्रीब्यूटिव में गया
तो उसके लिए एक खास कंडीशन होता है। सोचो कि हम लोगों ने अगर सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिया है तो थ्योरी ये है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए कि अगर मान लीजिए कभी एक सिचुएशन हो कि मुझे इस पेन के लिए एक वर्ब लगाना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैंने लिखा आई बॉट अ पेन, ये मेरा नॉर्मल है। अब मुझे इस पेन के लिए पेन को सब्जेक्ट बना के एक वर्ब लगाना है, तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, आई बॉट अ पेन इज नाइस, ऐसे तो लिख नहीं सकता। तो इसका बचपन में एक सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि मैं लिखूं आई बॉट अ पेन, और इस पेन के लिए मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊं दैट इज कॉल्ड विच। और अब मैं लिखता हूं विच इज नाइस। आप लोग ध्यान दें कि यहां जो इज का सब्जेक्ट है वो पेन नहीं है, विच है। वो पेन नहीं होगा। हां, मैंने इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाया कि वो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ आता है, एंटीसीडेंट के बगल में आता है, और उसका मीनिंग भी वही निकलता है जो एंटीसीडेंट का है। लेकिन इस इज का सब्जेक्ट पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन इस बॉट का ऑब्जेक्ट है, वो बॉट का ऑब्जेक्ट है, और इसलिए इज का सब्जेक्ट विच होगा। सो रिमेंबर कि ये मेरा एक तरीका था कि मैं इसको सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में ऐसे लिख दूं। दूसरा जो आपको सीखना है वो ऐसे है कि मैं उस पेन को नॉर्मली सेंटेंस के शुरू में रखूं। मैंने द पेन को लिखूं यहां पे, और उसके बाद मैं एक रिलेटिव क्लॉज लगाऊं, वो हु विच दैट वाला, और ऐसे लिखूं दैट आई बॉट इज नाइस। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान दो। द पेन दैट आई बॉट इज नाइस, इस ये पेन इस इज का सब्जेक्ट है। और अगर अपने रिलेटिव प्रोनाउन की बात की जाए तो इस रिलेटिव प्रोनाउन में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो दैट है जो इक्वल टू पेन है वो इसका ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने क्यों यहां पे रखा दैट को? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस एंटीसीडेंट के साथ, जिस एंटीसीडेंट के लिए आता है उसके बगल में रखा जाता है। ठीक है? आप समझे इसको? अब आपका जो किसी भी तरीके से देखो तो इस बॉट का ऑब्जेक्ट पहले आ गया, या इस बॉट का जो ऑब्जेक्ट था वो यहां आ गया, और ये है एट्रीब्यूटिव। कॉम्प्लिकेशंस कहां पैदा होते हैं? इस पार्ट में। आपका ये अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल है कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स हुम, विच या दैट, मैं तीन ही वर्ड बोल रहा हूं, हुम, विच या दैट, अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो और ये ऑब्जेक्ट है तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप दैट लिखो तो भी ठीक है, दैट ना भी लिखो तो भी ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे मैंने लिखा, या फिर लिख सकते हो द पेन आई बॉट इज नाइस। वहां पे दैट अंडरस्टूड है, इलिप्सिस है, छुपाया गया है। ग्रामर का एक रूल होता है इलिप्सिस, जहां पे ऑब्वियस चीजों को हम छुपा देते हैं। और ग्रामर ने अलाउ किया हुआ है कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हो ऑब्जेक्ट के तौर पे,
और ऑब्जेक्ट के तौर पे हु तो होगा नहीं, हु तो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो आप विच इस्तेमाल करोगे, दैट इस्तेमाल करोगे, और पर्सन होगा तो कभी कभार हम हुम भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको लिखो या छुपा दो, आपकी मर्जी है। और चूंकि यहां पे छुपाना अलाउड है, इसके चलते ये सेंटेंस अगर तुम रिफ्लेक्शन में बोलो नॉर्मल एक एक झटके में, तो ये समझना जरूरी है जिसको आपको क्योंकि मैं दिखा रहा हूं। अब अगर मैं लिखूं द मैन, द पीपल, अब अगर मैं ऐसे लिखा तो आप में से मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन सीधा आएगा कि ऐसे कैसे लिखा जा सकता है दो नाउन अगल बगल में। बट जरा ध्यान रखिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दैट यहां छुपा हुआ हो। अभी सेंटेंस देखो, द मैन द पीपल सॉ बिफोर द बैंक वॉज अ रॉबर। अब आप अगर देखो तो यहां से यहां तक का रिलेटिव पार्ट हो गया जो यहां से यहां तक का है, और यहां पे दैट अंडरस्टूड है या होम अंडरस्टूड है। हु भी लिख सकते हो, वो रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो मैं, लेकिन अगर मैं उसको छुपा दूं तो आपको आंख से क्या दिखाई पड़ेगा, द मैन द पीपल। अब आप देखो, द मैन वॉज अ रॉबर, मेन सेंटेंस, द पेन इज नाइस, जैसे था वैसे द मैन वॉज अ रॉबर, और यहां पे दैट द पीपल सॉ, देखो द पीपल सॉ द मैन, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन चूंकि वो उस वाज का सब्जेक्ट है, इसीलिए हमको एक अपने तरफ से डालने का जरूरत पड़ेगा, दैट या होम। और हम चूंकि उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट या होम को हम इलिप्सिस में छुपा सकते हैं। सो आपका ये पार्ट जब वो हिडन हो जाता है ये एट्रीब्यूटिव यूज में, तो आपको कंफ्यूजन आ सकता है। और मैक्सिमम अच्छे राइटर्स, याद रखिएगा, मैक्सिमम अच्छे राइटर्स इस दैट और हुम को और विच को यूज नहीं करते, छुपा देते हैं, क्योंकि पढ़ने में वो लगता है स्कूल स्टफ टाइप का। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखा है, जरा देखिए आप। द इश्यू द वर्कर्स रेज्ड वेयर मोस्टली रेलिवेंट, समझ में आया? मैंने अधिक सब में इलिप्सिस कर दिया है। द वर्कर्स रेज्ड द इशू, और यहां पे दैट था, एंड द इश्यूज वेयर मोस्टली रेलिवेंट। यहां भी देख लो, इन द पार्लियामेंट, ये तो मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज अलग से डाल दिया है। द बिल्स द गवर्नमेंट गॉट पास द बिल्स, एंड द बिल्स रिसीव्ड अ सीवियर क्रिटिसिज्म। देखिएगा आप ध्यान से यहां तक का अलग। अब अगर तुम देखो तो तुम्हें ये इस सेंटेंस में कितना अटपटापन दिखाई पड़ रहा होगा अगर तुम नॉर्मल से कह दो, द बिल्स द गवर्नमेंट पास्ट रिसीव्ड। अब ये तुम आंख से देखो तो पास्ट भी एक V2 है, V3 है, और रिसीव्ड भी एक वर्ब है। तो अगर ये रूल आपको नहीं पता हो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट का, तो आप सीधा काट दोगे। लेकिन अभी जो मैंने इसको ब्रैकेट में डाला, द गवर्नमेंट गॉट पास्ट द बिल्स एंड द बिल्स रिसीव्ड अ सीवियर क्रिटिसिज्म फ्रॉम फार्मर्स। सो और यहां पे तुम्हारा दैट, यहां पे तुम लगा दो दैट, दैट ही लगेगा, दोज नहीं लगेगा, दैट द गवर्नमेंट पास्ट। सो आप ये ध्यान रखो, जैसे इस सेंटेंस में देखो, द थ्रेट AI इज प्रेजेंटिंग, दैट यहां का रख दो, AI इज प्रेजेंटिंग द थ्रेट।
एआई खतरा पैदा कर रहा है। द थ्रेट इज रियल, वो खतरा बहुत रियल है। सो आपके वर्ब का एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट, जिसमें आप रिलेटिव पार्ट को छुपा सकते हो, और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहां दिया था। तुम्हें बहुत जगह पे, अभी देखो, रेज्ड और वेयर, अगर तुमको ये रूल नहीं पता हो ना, तो क्या बोलोगे? बचपन वाला अगर पढ़ा हुआ है तो वेयर को यहां पे रख दीजिए। आप जरा सोचो कि वेयर को अगर रेज्ड के पहले रख दिए तो ये तो नया एरर हो गया। यहां पे देख लो तो रिसीव्ड एंड पास्ट, द गवर्नमेंट, द बिल, द मैन, द पीपल। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का, वर्ब के ऑब्जेक्ट का क्लॉज, वो सॉरी, वो प्लेसमेंट एट्रीब्यूटिव वाला आपको समझना जरूरी था। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने तुमको शुरुआत में दिया। यहां पे आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन। अब मान लो कि इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट था। अब सेम वे अगर इसको भी बनाना हो एक वर्ब का सब्जेक्ट, तो वही काम करना होगा। आपने बेसिकली थियरी ठीक से पढ़ा है, वो वही काम करना होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिसके चलते इसको आपको समझना है। अब आपने लिखा द पर्सन whom I was talking was knowledgeable। जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो बहुत ज्ञानी था। अब एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो पर्सन था वो टॉक का ऑब्जेक्ट नहीं था, उसके साथ आने वाले टू का ऑब्जेक्ट था। और आप अगर इस सेंटेंस में देखो तो वो टू गायब हो गया है, वो टू है ही नहीं। और ये ग्रामर की गलती हो गई, ये ग्रामर का मिस्टेक हो गया। आप उस प्रीपोजिशन को नहीं छोड़ सकते हो। अब मैं अगर यहां से लिखूं तो ऐसे था, द पर्सन वॉज नॉलेजेबल, और टॉक के साथ टू तो लगना ही है। अब आपका ग्रामर का रूल प्रीपोजिशन वाले में यह बोलता है कि तुम अगर WH रिलेटिव प्रोनाउन को रखना चाहते हो तो उसके पहले तुम उस प्रीपोजिशन को जरूर रखो। मतलब अगर प्रीपोजिशन वहां से उठ के, क्योंकि वो अगर ये टॉक रहा तो टॉक के साथ आने वाले टू का दो जगह है। मैं इसको और डिटेल में आपको बताता हूं। द पर्सन, थोड़ा स्पेशल लेता हूं, आई वॉज टॉकिंग वॉज नॉलेजेबल। टॉक के साथ टू तो लगता ही जब इसका ऑब्जेक्ट यहां पे होता तो ग्रामर का एक रूल है कि इस टू को दो जगह पे आप रख सकते हो। या तो उसके ओरिजिनल जगह पे जहां पे है वहीं पे रख सकते हो, या उस टू को, मैं एक बार और इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं ताकि आपको जब मैं लिखूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मतलब कंफ्यूजिंग ना हो। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं दो जगह पे रख सकता हूं। एक तो कि जिसका जो प्रीपोजिशन है वहीं रहे, और नहीं तो ये प्रीपोजिशन अगर मुझे अपने तरफ से रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो मैं उसके पहले रखूं। टू हुम, मैं उसके पहले रखूं।
अब ग्रामर का रूल ये बोलता है कि अगर प्रीपोजिशन को तुमको यहां पे रखना है तो उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन रखना जरूरी होगा, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। और अगर प्रीपोजिशन को अपने ओरिजिनल जगह पे रखते हो तो यहां का जो WH है रिलेटिव प्रोनाउन, आप उसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस सेंटेंस को होगा द पर्सन आई वॉज टॉकिंग टू वॉज नॉट एलिजिबल। यहां पे टू जहां पे था ओरिजिनल जगह पे वो वहीं पे रह जाएगा, लेकिन अगर उस टू को यहां उठाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा द पर्सन टू हुम आई वॉज टॉकिंग वॉज नॉट एलिजिबल। अब आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, लेकिन अधिकतर राइटर हायर लेवल पे, अच्छे लेवल पे इसी स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये टू हुम लगाना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं रहता है। जैसे देखो, द रूम, सॉरी, द मैन वेंट इनटू वॉज वेरी बिग। गो इनटू द रूम, रूम को मैं वहां से उठाया, यहां बनाया, क्योंकि इस रूम को इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाना था, मैंने बना दिया। और मुझे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाना था तो मैंने इनटू को वहीं छोड़ दिया। या मैं वहां से इनटू हटाऊं तो मुझे लगाना पड़ेगा इनटू विच। अगर वहां से इनटू हटाऊं तो मैं बोलूंगा द रूम इनटू विच द मैन वेंट वॉज वेरी बिग। वो आदमी जिस रूम में गया वो बहुत बड़ा था। हम लोग कैसे बोलते हैं, आदमी जिस रूम में गया, इनटू विच ही वेंट, या फिर इनटू अपने जगह पे और यहां से आप रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दो। सो ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट जो भी आपने किया, ये प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको उठा के सब्जेक्ट के जगह पे रख रहे हो तो याद रखना, प्रीपोजिशन अपने ओरिजिनल जगह पे हो तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर वहां से प्रीपोजिशन हटा रहे हो तो वो प्रीपोजिशन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का विच का या होम का आना जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद दैट का यूज नहीं होता, दैट का यूज नहीं होता। सो ये प्रीपोजिशन का, सॉरी, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आप जरा देखो, मैंने जो बनाए थे। द वर्ल्ड वी लिव इन विथ सो मच केयर एंड कॉशन। आप ध्यान रखिएगा, आप ये ध्यान दो कि रिलेटिव प्रोनाउन कहां से कहां तक था। हम ऐसे बोल सकते हैं द वर्ल्ड इन विच, हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं, वी लिव विथ सो मच केयर एंड कॉशन द वर्ल्ड इज इट सेल्फ डिसइंटीग्रेटिंग। जिस दुनिया में हम इतने प्यार से रहते हैं वो दुनिया खुद बर्बाद हो रही है, बहुत सावधानी से रहते हैं। सो या तो इनको यहीं छोड़ो, विच को गायब कर दो, या फिर इनको यहां से उठा के विच के साथ रखो। इस सेंटेंस को देखो, यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन योर सेल्फ एनालिसिस, पीपुल सेल्डम रिजॉर्ट टू। इसमें मैंने चेंज किया है थोड़ा सा स्ट्रक्चर। मैंने शुरुआत में वो रिलेटिव प्रोनाउन वाला स्ट्रक्चर नहीं डाला। मैं क्या बोला, यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन योर सेल्फ एनालिसिस, और यहां पे था टू विच ये ज्यादा विजिबल है, टू विच पीपुल सेल्डम रिजॉर्ट टू, और ये टू विच क्या सेल्फ एनालिसिस के लिए आया है।
अब ये खुद ऑन का ऑब्जेक्ट था, तो ये अगर सब्जेक्ट होता तो इसके लिए वर्ब लगाते, लेकिन ये तो खुद ऑन का ऑब्जेक्ट था, तो इसको सब्जेक्ट अभी नहीं बनाना है। मैं अभी लिखा टू विच पीपुल सिलेबल रिजॉर्ट टू, या अगर ये रखना है तो आप रखिए, तब यहां से टू हटाइए, अदरवाइज टू को उसके जगह पे छोड़िए और यहां से रिलेटिव प्रोनाउन को गायब कर दीजिए। और अगर गायब कीजिएगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? सेल्फ एनालिसिस पीपुल। ऐसे नहीं ध्यान देना है। दो नाउन अगल बगल आया हुआ है तो वो किसी ना किसी रिलेटिव क्लॉज का पार्ट था ये, और वो प्रीपोजिशन के साथ था, हम लोगों ने उसको गायब कर दिया है। अब इस सेंटेंस में देखो, मैंने जानबूझ के लिखा था ऐसे कि आपको दिखाई पड़े कि तीन तीन प्रीपोजिशंस एक साथ आए हुए हैं, जबकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा डू अवे विथ एक फ्रेज है, समाप्त करना, ठीक है। और शुरुआत में एक नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ है, वी मस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट द लॉज फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। ध्यान रखना, अगर मैं तुमको ये लिखूं तो यहां से तुम्हारा ये पार्ट फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, ये तुम्हारा मेन सेंटेंस था, और डू अवे विथ का जो ऑब्जेक्ट था वो चला गया लॉ को। अच्छा, डू अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना, फिनिश। तो हमें उस लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिसको लीडर्स समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब या तो हम यहां पे एक्चुअली ये वर्ब का हो गया था, विच मैं रखूं, ये एक्चुअली वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया था, प्रीपोजिशन तो दिखाई पड़ रहा है। ओरिजिनल था वी मस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट द लॉ फ्रॉम बीइंग इंस्टिंक्ट, मतलब विलुप्त होने से रोकना चाहिए। विच द लॉ विच द लीडर्स विच टू डू अवे विथ, जिसको लीडर खत्म करना चाहते हैं। सो ये विच लगाना था और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, सॉरी, ये वर्ब वाले पार्ट में आना चाहिए था। बट आप ये ध्यान दो कि ऑब्जेक्ट को हम उस वर्ब के बाद आने वाले के जगह पे मैं उसको शुरू में रख के सब्जेक्ट बना के उसका एक वर्ब डाल सकता हूं। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन अगर वो ऑब्जेक्ट में है तो उसका रखना नहीं रखना आपकी मर्जी है। और मैंने अभी बोला प्रीपोजिशन के साथ भी, अब प्रीपोजिशन के साथ ये रूल है कि अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन को यहां रखा तो प्रीपोजिशन शुरू में आएगा, और अगर प्रीपोजिशन को यहां से यहां पे वहीं पे छोड़ा ओरिजिनल जगह पे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन को आप हटा सकते हो। सो ये पार्ट था वर्ब का एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट। अब अगर मैं आपसे कंक्लूड करूं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट कहां कहां यूज होता है लिंकिंग वर्ब शादी के साथ, एडजंक्ट्स क्या होते हैं, दैट इज एडवर्बियल्स, ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसे किया जाता है, एंड ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का फॉर्म वर्ड का भी हो सकता है, सेंटेंस का भी हो सकता है, फ्रेजेस का हो सकता है। अगर ये सारी बातें आप दिमाग में रखेंगे, सब्जेक्ट कहां होता है, कैसे आता है, अगर ये बातें आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो अब ग्रामर का वो बेसिक्स आपका पार्सिंग के पार्ट में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको किसी भी सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को खोजने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बट इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा पहले, समझने से ऐसा नहीं होता कि आप हर जगह पे निकाल पाओगे। आप अगर आप खोजने की कोशिश करते हो तो वो बन जाएगा, दिखेगा वो। अब हम लोग इसके बाद एडजेक्टिव के प्लेसमेंट की बात करेंगे, एडजेक्टिव के कैरेक्टर की बात करेंगे, उसको सेंटेंस में प्लेस कैसे किया जाता है ये बात करेंगे। और एडजेक्टिव के प्लेसमेंट के बाद मैं आऊंगा प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो यूज होता है ना, वो जब फ्रेज बनाता है तो वो एडवर्बियल्स की तरह यूज किए जाते हैं नॉर्मली। सो
आपका अभी बेसिक पार्ट खत्म हो गया, अब इसमें जुड़ने वाले पार्ट्स, क्योंकि सेंटेंस का तो बेसिक पार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, ये उसका बेसिक पार्ट है। अब उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब्स को जो जोड़ा जाता है, बाहर से जोड़ते हैं, वो बेसिक पार्ट में नहीं आते हैं। उनको अगर आपने समझ लिया एंड देन आपने कंजंक्शन का, क्योंकि प्रीपोजिशन तो एडवर्ब्स में आ जाएगा, कंजंक्शन आपने समझ लिया, तो अब दुनिया के किसी भी सेंटेंस के पार्सिंग में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और अगर कुछ आपको लगा हो, आप कुछ बताना चाहते हो, तो मेरे को लिखो, मैं आपके कमेंट्स को ध्यान से देखता हूं, आपके हर लोगों के कमेंट्स को मैं देखता हूं, अच्छा बुरा जो भी होता है। थैंक यू, सी यू देन।